Hello everyone, myself Manish. Welcome to my new lecture. This is lecture for BSc final year students who belong to physics. तो देखो यह लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है, ठीक है। इसमें देखने से पहले इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले हम लोग ने जो भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए हमने क्वांटम संख्याएं डिफाइन किया था, जिसमें 7 क्वांटम संख्याएं देखे थे। और इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम में ये बोला जाता है, पाउली के अनुसार कोई भी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोग क्वांटम संख्याएं से डिनोट करते हैं, है ना। तो जो क्वांटम संख्याएं डिनोट कर रहे हैं वो किन्हीं भी परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उनमें दो जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए चारों क्वांटम संख्याएं मतलब कौन कौन से, n, l, ml और ms। इन चारों क्वांटम संख्याएं का मान बराबर नहीं हो सकता। मतलब मान लो कोई परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं का मान अलग अलग होता है, समान कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो 3 समान हो रही है तो एक जो है चौथा जो क्वांटम संख्या है वो जरूर डिफरेंट होगी। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम था, ठीक है। चारों क्वांटम मतलब किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं का मान समान नहीं हो सकता। तो जैसे इसका एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग को 4 क्वांटम संख्या डिफाइन करना रहता है, n, l, ml और ms। तो देखो जैसे मान लो n = 1 है, ठीक है, n = 1 है। तो n = 1 है तो हम लोग, मैं इससे पहले लेक्चर में बताया था, n = 1 रहेगा तो कौन से सेल में जाएगा, k सेल में। तो ये k सेल में रहेगा, तो k सेल की बात कर रहे हैं। अब n = 1 है तो इसके लिए हम लोग l निकालना चाहें तो l का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो l का मान कैसे निकालते हैं भाई, जो 0 से लेकर n-1 तक रहता है वो l का मान होता है। तो अब बताओ यहाँ पे n = 1 है तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधा 0, वो l का मान हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या निकालना है, ml का मान निकालना है। तो ml का मान कैसे निकाल सकते हैं, ml का मान निकालने के लिए l का मान को देखते हैं। तो l का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 है तो ml का मान कैसे निकलेगा, -l to +l रहता है ml का मान। तो यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा 0 आ जाएगा। इसके बाद ms का मान निकालते हैं। तो ms का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखो ms का मान फिक्स रहता है, या तो -½ होगा या तो +½ होगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगा, मतलब -½ रहेगा या फिर +½ तो यदि हम लोग जो n = 1 k सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो उसका हम लोग को चारों क्वांटम संख्याएं लिखना रहेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये पहले मैं स्टैंडर्ड लिख लेता हूँ, n रहेगा, यहाँ पे l रहेगा, ml रहेगा और ms रहेगा। तो बताओ कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 1, n की जगह में 1 है, l की जगह में 0 है, ml की जगह में क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, -½ तो या तो मैं चारों क्वांटम संख्याओं को ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का, या तो फिर कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 1, 0, ये 0, या तो -½ लिख सकता हूँ या तो +½ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा +½ तो कोई भी मान लो इलेक्ट्रॉन है वो k सेल में पाया जाता है, तो उसका यदि हम लोग को चारों क्वांटम संख्याएं लिखनी है तो या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए k सेल में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 2 होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होगी, 2 होगी। क्यों 2 होती है, क्योंकि या तो इस वाले क्वांटम संख्या में रह सकती है, तो इस वाले क्वांटम अवस्था में रह सकती है, या तो फिर इस वाले क्वांटम अवस्था में रह सकती है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, k को उसमें 2 होती है। इसके बाद जैसे मैं n = 2 के लिए बताऊँ, तो n = 2 के लिए मैं बताऊँगा तो क्या हो जाएगा, बताओ तुम ही लोग। यहाँ पे हो जाएगा n = 2, ठीक है। n = 2 के लिए कौन सा सेल में जाएगा, तो KL सेल में, KLMN ऐसा बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा L सेल। अब इसके लिए बताओ L का मान क्या हो जाएगा, तो n = 2 है तो L का मान को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0 to
n-1 है ना। तो 0 to n-1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ml का मान निकालेंगे। तो ml का मान कैसे निकाल सकते हैं, -L2 + L। तो 0 के लिए हो जाएगा 0, 1 के लिए क्या हो जाएगा -1, 0 और +1। ये ml का मान आ गया। अब ms का मान निकालना है। तो ms के लिए मान मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इसके लिए तो फिक्स है -½ होगा या तो फिर +½ होगा। तो ये चारों क्वांटम संख्या का मान आ गया। यदि हम लोग को अब उसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे n, l, ml और ms फॉर्म में। तो बताते जाओ कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n का मान 2 है, l का मान क्या है 0 है और ml का मान 0 है और ms का मान -½ है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है या तो इस अवस्था में रह सकती है या फिर 2, 0, 0 +½ इस अवस्था में रह सकती है ना। या फिर क्या हो सकते हैं, अब बताओ। यहाँ पे 2, 0 के लिए हम लोग लिख लिए भाई है ना। अब 1 के लिए लिखेंगे तो 2 फिर 1 हो जाएगा, 1 के लिए फिर क्या है यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा -½ या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2, 1 -1 +½ ठीक है। अब -1 के लिए हो गया। अब 0 के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या है 1 रहेगा, इस बार ml का मान 0 और ये -½ या तो 2, 1, 0 +½ ठीक है। अब बच गया 1 के लिए तो यहाँ पे 2 और इधर l का मान 1 है, ml का मान 1 है और ये हो जाएगा -½ और यहाँ पे या तो फिर क्या लिख सकते हैं 2, 1, 1 और ये +½ तो इस प्रकार से टोटल कितने क्वांटम अवस्था बन रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब हम लोग एल सेल में टोटल 8 प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना चाहें एल सेल के लिए तो कितना हो जाएगा भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर इन एल सेल तो कितना हो जाएगा 8 प्रकार से लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ठीक है। इसमें कितना था 2 प्रकार से फिल कर सकते थे, ये वाला प्रकार से और ये वाला प्रकार से, और इसमें टोटल 8 प्रकार की क्वांटम अवस्थाएं होती है ठीक है। तो और उसी प्रकार फर्दर आगे जैसे लिखते जाएंगे तो के हो गया, एल हो गया, उसके बाद कौन सा सेल आता है एम सेल आएगा। तो एम सेल के लिए क्या कर सकते हैं और एन सेल आएगा उसके बाद, तो उसके लिए कैसे भर सकते हैं। तो देखो अब सबको तो निकालते नहीं बैठे रहेंगे, एम के लिए निकालेंगे तो सोचो कितना सारा आएगा ठीक है, 18 आएगा करीब करीब। तो 18 आएगा तो 18 को तो नहीं लिख सकते, एन के लिए आ रहा है मान लो तो उसके लिए 32 आएगा, तो 32 को तो ऐसे नहीं लिखते बैठे रहेंगे। तो उसके लिए एक जनरलाइज फार्मूला आता है, कौन सा 2n²। 2n² से ना हम लोग अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं किसी भी सेल में। मान लो जैसे यहाँ पे इसके लिए मैं निकालना चाहूँ तो k के लिए क्या है n=1 है, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2। देखो 2 आया, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो l के लिए लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे 2 है, n=2, तो बताओ इसमें मैं 2 रख दूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आया है ना। इसी प्रकार m के लिए मैं लिखना चाहूँ तो m के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n=3 हो जाएगा, तो 3 3 9 दूनी 18। तो m सेल में हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 रहेगी। मतलब अधिकतम हम लोग कितना भर सकते हैं 18 प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। उसके बाद यदि मैं n के लिए लिखना चाहूँ तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो इसमें 32 प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनों की भर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल =32। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोग भर सकते हैं। तो ध्यान देना, जैसे n का जो मान रहता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं ना, और जो ml का जो मान आता है, सॉरी जो l का मान आता है उसको हम लोग सब सेल बोलते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, l=0 के लिए इसको s सब सेल बोलेंगे, l=1 रहेगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे p सब सेल, l=2 रहेगा तो spd बोलेंगे, l=3 रहेगा तो उसको हम लोग f सब सेल बोलते हैं। ये जो है सब सेल का मान है ना, सब सेल। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान देना, कोई भी जो सब सेल का मान है, मतलब यहाँ पे जैसे 0 और 1 है तो उसके लिए ml का मान आ रहा है ना। यहाँ पे देखो जैसे ये n का मान हो गया, ये l का मान हो गया, ये ml का मान हो गया, ये ms का मान हो गया। तो कोई भी
सब सेल के लिए n और l का मान हमेशा बराबर रहेगी। मान लो इसके लिए निकाल रहे हो तो n और l के लिए ये सब सेल हो गया, तो इसके लिए n और l का मान हमेशा बराबर हो रही है। यहाँ पे देखो -1 सब सेल हो गया, तो यहाँ पे इसका n और l का मान बराबर हो रही है, n और l का मान भी बराबर हो रही है। और उसी प्रकार इसमें निकाल देखना चाहो तो इसके लिए भी बराबर हो रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि सब सेल के लिए n और l का मान बराबर होती है। ओके, तो ये हो गया पाउली का पर्जन नियम, छोटा सा नियम था, शायद आपको पहले से ही मालूम होगा, 11th-12th में भी है ये। तो ठीक है, अब इसके बाद ना इसमें एक टेबल बना देता हूँ, उसमें थोड़ा सा शॉर्ट समझ में आ जाएगा कैसे आएगा। तो टेबल बना के दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। तो इसको मिटा देता हूँ। तो देखो टेबल मैं बनाता हूँ। सबसे पहले अपना क्रमांक रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर में रहेगा n का मान, तो ये हो जाएगा n का मान। उसके बाद थर्ड नंबर में रहेगा कोष का नाम, मतलब सेल का नाम है ना, कोष का नाम। उसके बाद फिर रहेगा चौथा नंबर में l का मान। तो जो भी पर्टिकुलर कोष रहेगा उसके लिए l का जो मान रहेगा ना, उसका हम लोग टेबल बनाएंगे। उसके बाद उपकोष का नाम, यहाँ पे फिर आ जाएगा उपकोष का नाम। उपकोष का नाम सब सेल का नाम है ना। फिर रहेगा जो इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगा उसका मान। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद फिर रहेगा ये तो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। अभी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी रहेगी उसको देख लेंगे। तो कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो भाई कैसे बनेगा उसको अब देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच लेना, यहाँ पे लाइन खींच लेना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनेगा आगे। तो इस प्रकार से टेबल बनेगा। ठीक, तो बताते जाओ। सबसे पहले हम लोग 1 लिख देते हैं यहाँ पे। एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो बताओ यदि पहला में यदि n का मान हम लोग मिनिमम क्या ले सकते हैं, n का मान हम लोग मिनिमम 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n = 1। अब n = 1 के लिए कौन सा सेल में आता है, तो वो आता है k सेल। सेल नहीं लिख रहा हूँ मैं, k बस लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल के ना, k। अब n = 1 के लिए l का मान क्या क्या आता है भाई, तो n का मान आता है 0, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ l का मान कैसे निकालेंगे, 0 to n - 1। ठीक है, इसको तुम लोग समझने के लिए मैं लिख देता हूँ ताकि याद अच्छे से रहे। तो ये हो जाएगा 0 l का मान। उसके बाद उपकोष का नाम, उपकोष का नाम मतलब सब सेल का नाम। तो ध्यान देना l = 0 है, तभी बताया था मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा s। अब इस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसे अभी निकाल के दिखाया था। तो कितना थी उसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की मतलब कितना था उसमें, 2। समझ में आया। और उस कोष में, ये तो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, उस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो भाई इसमें k सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग 2 के लिए देखते हैं। तो बता n = 2 के लिए क्या हो जाएगा,
n=2 के लिए कौन सा सेल में आता है, ये सेल का नाम है ना, ये सेल का नाम है। तो n=2 के लिए के एल सेल हो जाएगा। उसके लिए फिर l का मान क्या हो जाएगा, 0 से लेकर n-1 तक, मतलब 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। उसके बाद उपकोष का नाम मतलब सब सेल का नाम, सब सेल। तो यहाँ पे कौन कौन सा सब सेल हो जाएंगे भाई, 0 के लिए S सब सेल, 1 के लिए P सब सेल। उस प्रकार उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इसको कौन सा फार्मूला से निकालते हैं, 2l+1, ये वाला फार्मूला से निकालेंगे। यहाँ पे l का मान रखते जाओ, l का मान यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद जो जो संख्या आएगी वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। जैसे कि s=2 के लिए l का मान यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये 1 और सामने में 2 गुणा है तो 2 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे s के लिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। p के लिए मैं निकालना चाहूँ तो p के लिए यहाँ पे l का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा। तो 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और ये 1 2 1 3 3 दूनी 6, मतलब p के लिए हम लोग सब सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 6 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद ये तो सब सेल में हो गया। अब हमको सेल में टोटल कितने भर सकते हैं, एल सेल में टोटल कितने भर सकते हैं, एस में 2 भर सकते हैं, पी में 6 भर सकते हैं। तो टोटल एल में कितना भर देंगे, 6 + 2, मतलब इस वाले हम लोग सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। इसी प्रकार n=3 के लिए निकालना चाहे तो आप ही लोग बताओ, n=3 के लिए कौन सा सेल में आ जाएगा, के एल और एम सेल। L का मान क्या हो जाएगा भाई, L का मान 0 to n-1 तक जाता है, मतलब 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब S के लिए 0 के लिए हम लोग कौन सा सब सेल लिखते हैं, तो S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। ठीक है, अब S के लिए हम लोग को मालूम है 2 अधिकतम भर सकते हैं, P में 6 भर सकते हैं, D में कितना भरेंगे, तो D में इस फार्मूला से रख निकाल लो भाई। D के लिए क्या है, L=2 है, तो यहाँ पे निकाल के देख लो, तो ये हो जाएगा 2+1, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो यहाँ पे आया 10। तो हम लोग डी सब सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। उसी प्रकार टोटल यदि हम लोग इस वाले सेल में निकालना चाहे एम सेल में, तो 10 और 6 16 2 18, तो मैक्सिमम हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन एम सेल में भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और देख लेते हैं, चौथा n=4 के लिए तो कौन सा सेल आ जाएगा, के एल एम और ये n के लिए कौन कौन सा आ जाएगा, 0 1 2 और ये 3, n-1 तक जाता है। ठीक है, n क्या है, 4 है, तो 4 - 4 मतलब 3 तक जाएगा। उसके बाद इसके लिए कौन कौन सा सब सेल हो जाएंगे, एस पी डी और एफ। ए से मैक्सिमम भर सकते हैं 2, पी में भर सकते हैं 6, डी में भर सकते हैं 10, एफ में कितना भर सकते हैं, तो एफ में फिर से निकाल लेते हैं। एफ के लिए एल इक्वल टू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखूँगा तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे मैं कितना भर सकता हूँ, मैक्सिमम 14। और टोटल एन सेल की बात करें तो कितना, तो चारों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 6 2 8 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 32। तो टोटल इसमें हम लोग कितना भर सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक टेबल के रूप में आप लोग समझ सकते हो, इससे क्या थोड़ा जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एन का मान पहले, उसके बाद एन का मान से हम लोग को सेल डिफाइन कर सकते हैं कौन सा सेल में आएगा। उसके बाद फिर एन का जो मान रहेगा उसी से हम लोग एल का मान निकाल सकते हैं। किस फार्मूला से, 0 से लेकर n-1 तक एल का मान आएगा। उसके बाद एल का जो मान रहेगा उससे हम लोग सब सेल डिफाइन कर सकते हैं। सब सेल का मान आ जाएगा। अब किसी भी पर्टिकुलर सब सेल में 2 × 2l+1 से कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो उससे हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उसको निकाल लिए। अब ये तो ये सब उप कोष में हो गया। यदि हमको कोष में निकालना है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो ये जो टोटल आया रहेगा इसको हम लोग को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसका एक अनुप्रयोग है, मतलब उसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कोई भी परमाणु कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो उसमें किस टिप से भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों को वो देखेंगे। शायद ये भी आपने पहले पढ़ चुका है, तो डिफ़िकल्ट नहीं पड़ेगा, तो देखेंगे उसको। तो पाउली के जो अपवर्जन नियम है, इसके आधार पर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल कर सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है। कोई भी जो परमाणु है
या फिर कोई भी एलिमेंट है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे तो उसको देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ पाउली के अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे लिख लेना एप्लीकेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखो होता क्या है, पाउली के जो नियम है उसके अनुसार कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती है ना। तो चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती तो ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग से क्वांटम नंबर डिफाइन होगा, है ना। और कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, मतलब अपने ऊर्जा स्तर को, मतलब अपने जो कोष है ना उसको कंप्लीट करना चाहता है। मान लो के कोष में है, के कोष के लिए फिर उपकोष कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो ये एस जो है इसमें मैक्सिमम नंबर है 2, तो उसको ना वो कंप्लीट करना चाहता है। और यदि मान लो एल की बात करें तो एस और पी 2 उपकोष हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जो भरता है ना वो सबसे पहले एस में भरता है, क्योंकि एस की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है बजाय पी के। तो पी में बाद में भरेगा, पहले एस में भरता है इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करें एम कोष की तो इसमें 3 उपकोष हैं एस पी डी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाएगा, उसके बाद पी में भरा जाएगा, फिर डी में भरा जाता है, ठीक है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को हमको त्यागना भी है, उसको छोड़ देना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डी को छोड़ देता है वो, उसके बाद पी को फिर छोड़ेगा, फिर एस को छोड़ेगा। मान लो डी को इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसका जो एनर्जी जो है काफ़ी कम होती है, क्योंकि एस जो है ज़्यादा पास में रहता है, ठीक है। तो पास में रहता है तो मतलब नाभिक से ज़्यादा पास में रहेगा तो उसकी ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, तो उसको छोड़ने में उसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। जबकि डी जो है काफ़ी दूर में रहती है, तो दूर में रहेगी तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना रहेगा तो उसको आसानी से छोड़ सकती है। तो इसलिए डी का जो इलेक्ट्रॉन है उसको पहले त्याग देगा। मतलब भरना भी रहेगा तो भरेगा कैसे, पहले एस में भरेगा, फिर पी में भरेगा, डी में भरेगा। और छोड़ना रहेगा तो सबसे पहले डी को छोड़ देगा, फिर पी को छोड़ेगा, फिर एस को छोड़ता है। तो इसी आधार पर ही ना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसका क्रम लिखा गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए n+l नियम लागू किया गया। मतलब जिसके लिए n+l का मान सबसे कम है उसको पहले भरेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखो इसमें n+l का मान मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे n का मान क्या है, 3 है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी समझ में आएगा, इसको मिटा देता हूँ। तो देखो जैसे n+l का नियम का बोलने का मतलब है कि जिसके लिए n+l का मान मिनिमम रहेगा वो उपकोष या वो सब सेल पहले भरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे l सेल के लिए m सेल के लिए 3 सब सेल होते हैं s p और d, है ना। यहाँ पे n इक्वल टू क्या रहता है, 3 रहता है। और l इक्वल टू क्या रहेगा, इसके लिए l इक्वल टू 0 रहता है, इसके लिए l इक्वल टू 1 रहता है, इसके लिए l इक्वल टू 2 रहेगा। तो जैसे इसमें मेरे को भरना है तो मैं कैसे भरूंगा कि इसमें पहले आएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो n+l वाले रूल से पता चलता है। जिसके लिए n+l का मान मिनिमम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जैसे इसके लिए मैं निकालना चाहूँ तो इसके लिए बताओ n+l निकालना चाहूँ तो n का मान क्या है, 3 है, l का मान क्या है, 0 है, तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसके लिए मैं निकालना चाहूँ तो n का मान क्या है, 3 है, और l का मान 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसके लिए n का मान 3 ही है और l का मान 2 है, तो यहाँ पे आ गया 5। तो मतलब इसके लिए मिनिमम आ रहा है ना n+l का मान, तो इसमें सबसे पहले भरेगा, उसके बाद फिर इसमें भरेगा क्योंकि इसमें 4 आ रहा है। सॉरी, इसमें फिर 5 आ रहा है, तो इसमें n+l का मान सबसे ज़्यादा है तो इसमें सबसे आखिर में भरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार n+l का जो रूल है वो लागू होता है और उसके हिसाब से फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो मैं एक टेबल मतलब वो बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना उसको लिख सकते हैं। शायद आपने 12th में भी पढ़ा होगा इसको। तो बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले देखो क्या आता है, यहाँ पे 1s आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2s आता है, फिर
2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, ठीक है। इसके बाद आई थिंक 4d के बाद 4f भी आता है ना, तो ये हो जाएगा 4f। फिर यहाँ पे 5s, 5p, 5d, 5f, उसके बाद f के बाद इसमें 5f तक ही रहेगा। फिर उसके बाद 6 वाला, तो 6 वाला 6s, 6p, 6d, ओके, इसमें इतना ही तक रहता है। फिर 7s, 7p, ठीक है। इतना में हम लोग का जितना भी अभी तक खोज किए उसके हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो इसका एक कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग इसका n+l निकालना चाहेंगे ना, तो सबसे कम इसका आएगा, तो ये सबसे पहले रहता है। मतलब यहाँ पे मैं यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, मतलब किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1s को भरेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग 1s में भरेंगे, फिर n+l का मान जब मान निकालेंगे तो इसके लिए सबसे कम आएगा, इसके बाद इसका आएगा, तो सब उसके बाद आ जाएगा 2s। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1s से जाएगा 2s में, ठीक है। 2s से फिर जाएगा 2p में, 2p से जाएगा फिर 3s में, 3s से फिर 3p, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ, 2p से जाएगा 3s में, ठीक है। 3p से 3 में, ओके, सही है। 3p से फिर जब n+l निकालेंगे तो इसमें आएगा। उसके बाद 4s से 3d में, 3d से 4p में, 4p से 4d में, 4d के बाद हम 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद 4d, ठीक है। एक सांप सीढ़ी जैसे बन रहा है तो उसको देख लेना। 5p के बाद आएगा 5d में, एक मिनट मैं थोड़ा देख के बना लेता हूँ। 5p के बाद 5s के बाद आएगा 4d में, 4d के बाद आएगा 5p में, 5p के बाद आएगा 6s में, 6s के बाद आता है सीधा 4f में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4f में, ठीक है। 4f के बाद जाता है वो 5d में। मतलब ये कैसे निकाल रहे हैं, n+l वाले नियम से निकाल रहे हैं ना। n+l का मान हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे, फिर जिसके लिए मान कम आते जाएगा, मतलब नीचे से कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते जाएंगे। तो 5d के बाद फिर 6p, तो 6p में, 6p के बाद 7s के बाद आता है सीधा 5d में, तो ये आ जाएगा 5f में आता है। 5f के बाद आएगा 6d में, 6d के बाद आखिरी में आता है 7p। तो इस टाइप से एक डायग्राम बनेगा। इसे अगर मैं चेक कर लेता हूँ, 1s के बाद आएगा 2p, ठीक है, 3s, 3p के बाद आएगा 4s, फिर 3d, 4p, 5s, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आप लोग याद कर लेना, ज़्यादा इजी रहेगा। तो 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर 2s में होगा, फिर 2p में फिल होगा, 2p के बाद 3s में फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 1 वाले टर्म के बाद ऐसा सिंबल बना लेना तो जल्दी समझ में आएगा। उसके बाद 2 जब ख़त्म होगा तो फिर ऐसा सिंबल बना लेना और बीच में कॉमा रखना। तो 3s के बाद 3p, तो 3p आ जाएगा। 3p के बाद सीधा 4s जाएगा, 4s के बाद 3d में आएगा, 3d के बाद 4p में जाएगा, 4p के बाद 5s, 4d,
5p 6s 4f 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, फिर 5f, उसके बाद 6d और आखिर में 7p में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम होता है ना वो डिफाइन होता है। इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, खैर कभी ज़रूरत पड़ता भी नहीं है ना। इतना में तब आएगा जब हम लोग लास्ट वाले एलिमेंट का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना उसका जब भरेंगे तब ज़रूरत पड़ता है। तो उतना खैर हम लोग को पूछा नहीं जाता कभी भी, तो इतना तो मेरे ख्याल से पहले से याद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरे जाते हैं। अब ये तो ठीक है भर दिए, अब इसका मैं एक आगे एग्जाम्पल बताऊँ तब तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। तो इसको लिख लो। तो देखो एक आठ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ध्यान रखना ये जो सीरीज आया ना n+l वाले रूल से आया हुआ है। n+l कैलकुलेट करेंगे, जिसका मान सबसे कम आएगा उसको पहले लिखते जाएंगे, फिर उससे बढ़ते बढ़ते जिसका मैक्सिमम आएगा उसको लास्ट। 7p का मान सबसे ज़्यादा आता है। तो जैसे कि एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम लोग सोडियम का भरते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ सोडियम का। तो सोडियम का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 परमाणु क्रमांक होता है। मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जितने परमाणु क्रमांक मतलब जितने परमाणु क्रमांक रहेंगे उतने प्रोटॉन रहेंगे, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना है 11 इलेक्ट्रॉन है। इसको हमको फिल करना रहेगा तो कैसे फिल करेंगे, देखो एस में मैक्सिमम टेबल जब बनाया था, जब हम लोग टेबल बनाए थे तो एस में हम लोग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे 2, पी में मैक्सिमम कितने भर सकते थे 6, डी में कितने भर सकते थे 10 और एफ में कितने भर सकते थे 14। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाएगा। और जो जितने भी हम लोग जैसे लिखते कैसे हैं, तो स्टार्टिंग में एन को लिखा जाता है, फिर यहाँ पे जो सेकंड में लिख रहे हैं वो सब सेल को लिखा जाता है ना। तो एस सब सेल है तो एस लिख दिए। उसके बाद जो भी घात मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लो इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको हम लोग इसको घात के रूप में, पावर के रूप में लिखा जाता है। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो 2 भर देंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पे घात के रूप में लिखते हैं। तो ये एक बात बता देता हूँ, तो ठीक है इतना पता होगा आप लोग को। तो देखो भर के देखते हैं कैसे बनेगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s। एस में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो चूंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो आराम से भर सकते हैं भाई 2, तो 2 भर दिए। उसके बाद कॉमा 2s आता है। एस में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से 2 भर सकते हैं, तो अभी 4 भर लिए। उसके बाद क्या आता है 2p आता है, तो 2p में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कितना है 2 और 2 4 तो भर लिए, और टोटल 11 है हमारे पास, तो आराम से हम लोग अभी कितना भर सकते हैं 6 भर सकते हैं। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लिए। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे 3s वाला, तो ये 3s। अब ध्यान रखना 3s में मैक्सिमम कितने भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। हमारे पास कितना बचा हुआ है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना। फिर 11 हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10, 1 बस बचा हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। समझ में आया। ध्यान रखना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो आ रही है, जो मतलब आखिरी जो उपकोष है ना उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रही है वो इस परमाणु का संयोजकता कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रही है आखिरी में, तो इसका जो संयोजकता क्या हो जाएगा, संयोजकता या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन आ रही है, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर रही है तो इसका संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। मान लो यहाँ पे 2 आती तो उसका संयोजकता 2 हो जाता, या तो 0 हो जाता क्योंकि पूरा भर जाता। तो ये ऐसे करके हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक आख एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें समझ में नहीं आया होगा तो देखो दूसरा यहीं पे लिखते हैं। मान लो दूसरा मेरे को भरना है पोटेशियम का, मान लो
ठीक है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रहेंगी, 19 रहेंगी। इसको भर के बताओ कैसे बनेगा। सबसे पहले जाएगा 1s में, तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर आएगा 2s में, तो 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद आएगा फिर 2p में टोटल कितने भर सकते हैं, 6। उसके बाद फिर 3s में मैक्सिमम भर सकते हैं 2। उसके बाद आएगा 3p, तो अभी एक बार गिन के देखते हैं, 2 2 4 6 2 8 2 10 और 2 12। अभी हमारे पास 7 और बचा हुआ है। तो p में टोटल कितने भर सकते हैं, मैक्सिमम 6, तो 6 भर दिए। ठीक है। उसके बाद 3p के बाद आता है 4s, तो 4s आ जाएगा। 4s से मैक्सिमम कितने भर सकते हैं हम लोग, 2 भर सकते हैं। अभी हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 4s1। तो यहाँ पे भी लास्ट है, ये वाला आया। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम लोग इसका संयोजकता लिखना चाहें तो भी क्या हो जाएगा, इसकी संयोजकता पोटेशियम की 1 हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब थोड़ा सा एक बड़ा एलिमेंट कर लेते हैं, तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं बड़ा एक एग्जाम्पल। जैसे कि मैं सिल्वर का लिखना चाहूँ, ठीक है, चांदी का। तो चांदी का लिखना चाहूँ तो चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, सिल्वर का Ag, इसका परमाणु क्रमांक 47। इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 47 रहेगी। ठीक है, AK-47। तो इसको बाहर के देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3p में जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। ठीक, तो 3p6 हो जाएगा। उसके बाद 4s1। उसके बाद फिर कौन सा भरेंगे, 3d। तो 3d में कितना मैक्सिमम आ सकते हैं, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद 4p6। तो अब बताओ कितना हो गया, 6 4 10, 6 4 10 20, 10 30, 30 और 6 36। 4p6 के बाद हम लोग 5s में आएंगे, तो 5s2 हो जाएगा। 36 और 2 38, बचा हमारे पास 9, तो 9 बचा, उसके लिए 4d ये वाले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4d10। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, 5s2 और 4d9 इसको भरने के लिए सिर्फ एक बस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चूँकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, और मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करना चाहेगा, एक मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि ये अपना पूरा कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो ये पूरा 10 हो जाएगा, तो 4d10 हो जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ 4d10, चूँकि ये कंप्लीट हो गया। और क्या बच गया, 5s1। तो यहाँ पे 5s1 लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, क्योंकि इसके ये कंप्लीट कर लिया तो ये एनर्जी ज़्यादा हो गया, तो ये पहले आ गया। ठीक है, 5s1 हाफ, अभी मतलब 2 भरना रहता है लेकिन 1 ही भरा है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसलिए ये बाहर रहेगा। तो यदि लास्ट ये वाला लास्ट हो गया, तो इसकी संयोजकता जब लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, फिर से संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है, 1 बचा हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद ऐसे एक थोड़ा सा और ट्रिकी वाला कॉपर का है। कॉपर का आई थिंक 29 होता है। ठीक है, तो एक कॉपर का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 करके। कॉपर का अपना जेड कितना होता है, 29 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 29 हो जाएगी। तो इसको बताओ बाहर के देखेंगे तो कैसे बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, एक बार गिन लेते हैं, 6 4 10, 8 18। ठीक है, उसके बाद 18 और ये 2 20 और उसके बाद 3d 30। तो यहाँ पे 9 आएगा ना, ऐसे जनरली आना चाहिए, लेकिन फिर से वैसे हो जाएगा। यहाँ पे 3d9 है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और बस चाहिए, फिर ये अपना कंप्लीट कर लेगा। तो ये वाला जो है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये हो जाता है 10 और ये हो जाता है 1। अब तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई इससे, तो 3d10 जो है ना पहले आ जाता है, तो 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। तो इस टिप से जेड जो कॉपर है और सिल्वर है, इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है, ये आगे पीछे हो जाता है, बाकी सबके लिए इसी लाइन से ही भरा जाता है। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या आया, 4s1 आया, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से पाउली का जो
नियम था उसके एप्लीकेशन था इसमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग फिल कर सकते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ और कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, इतना ही है बस। जितने जैसे मान लो किसी की संयोजकता 1 आ रही है, तो आप लोग आवर्त सारणी में देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में कि जिसका भी 1 रहता है उसका एक अलग लाइन रहता है, ठीक है। जिसका भी संयोजकता 2 रहती है उसका एक अलग लाइन रहता है, जिसका 3 रहता है उसका एक अलग लाइन रहता है। तो संयोजकता के आधार पर भी उसको हम लोग अरेंज किए हैं। तो बस यही था पाउली का अपवर्जन नियम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे और क्या कौन सा टॉपिक है। तो ये लेक्चर बस इतना ही था। पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।